सिवान में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 9 जुआरी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार जुआरियों के पास से करीब 90,000 कैश, ताश के पत्ते, शराब की खाली बोतलें और 4 बाइक पुलिस ने जब्त की। सूचना मिलने के बाद पहले पुलिस ने रेकी की, उसके बाद वहां पर धावा बोला और सभी जुआरियों को आपत्तिजनक सामान के साथ गिरफ्तार किया गया। मैं अपने अंगरक्षक के साथ सिविल में आया था कल, और मैं सत्यापन करके गया था कि यहाँ पे जुआ होता है, और हमने आज प्लानिंग किया और प्लानिंग के साथ हम अपने फोर्स और क्यूआरटी को लेकर हम यहाँ पे आए। 9 लोगों को पकड़ा गया है, इनके साथ 4 बाइक्स हैं। इस कार्रवाई का नेतृत्व एसडीपीओ कर रहे थे। उनके साथ क्यूआरटी टीम सहित भारी संख्या में पुलिसकर्मी मौके पर गए थे। सराय ओपी थाना क्षेत्र के सहलौर गांव के चवर में पुलिस ने रेड की, वहीं से इन लोगों को जुआ खेलने के दौरान गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई से जुआ खेलने वालों में हड़कंप है। वहीं पुलिस ने कहा है कि आगे भी ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। भागलपुर के अंबेडकर नगर में महिला वर्षा कुमारी का शव उसके ससुराल में मिला। मृतक के पिता सहित अन्य परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। वर्षा का शव पलंग पर पड़ा हुआ था और उसके गले पर काले दाग के निशान थे। हाथ में चाकू भी था। मायके के लोगों ने पति, ससुर, ननद और भांजे पर हत्या का आरोप लगाया है। मैं अपनी बेटी को दहेज भी दिया था। दहेज के कारण जो है 5 लाख रुपया मांग रहा था कि और दो। संदीप और उसकी ननद जो बार बार पैसा का मांग कर रहा था, लेकिन पैसा नहीं देने के कारण मेरी बेटी को ना मेरे यहाँ आने देता था और न हम लोग को जाने देता था। अगर तुम्हारा बाप माँ मेरे दरवाजे पर नहीं चढ़ सकता है। वर्षा कुमारी की शादी अंबेडकर नगर 0 माइल के रहने वाले संदीप राज के साथ हुई थी। शादी के बाद से लड़का 4 लाख रुपया और 1 लाख रुपया का मोबाइल मांग रहा था। पुलिस ने मृतक के पति संदीप राज और ननद को गिरफ्तार किया है। शिवहर सदर अस्पताल में एक मरीज के मौत के बाद परिजनों ने जमकर बवाल काटा। परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। हंगामे की वजह से स्वास्थ्य व्यवस्था पर प्रभाव पड़ा। शिवहर सदर अस्पताल में इस हंगामे की वजह से चिकित्सक और दूसरे कर्मियों ने काम करने से मना कर दिया, जिसके बाद पूरे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। दूसरे मरीजों को परेशानी होने लगी। इलाज के लिए लोग भटकने को मजबूर हो गए। उसके बाद मौके पर सिविल सर्जन और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। नाराजगी था, लोग कुछ था कि हाकिम लोग आवेंगे, अपना हम शिकायत दर्ज करावेंगे और अगर हमारे साथ नाजायज हुआ है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये हम लोग आश्वासन दे दिए हैं। सिविल सर्जन ने हालात को संभाला, जिससे परेशानी पर विराम लग गया। बता दें कि शिवहर सदर अस्पताल में एक महिला मरीज को इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया और चिकित्सक और दूसरे कर्मियों के साथ बदसलूकी की। सिमडेगा में बसों के नहीं चलने से आम यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछड़ा वर्ग संघर्ष समिति आरक्षण की मांग को लेकर सिमडेगा में NH 143 को जाम कर दिया, जिससे सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। पिछड़ा वर्ग संघर्ष समिति झारखंड के 7 जिलों में आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलनरत है। इसी को लेकर समिति के लोगों ने झारखंड बंद की घोषणा की। बंद के मद्देनजर होने वाले नुकसान की आशंका को देखते हुए बस संचालकों ने बस नहीं चलाने का फैसला लिया है। तो हम लोग सुरक्षा की दृष्टि से बसों को अपना बंद रखते हैं। मान लीजिए बस जा रही है, रास्ते में कहाँ पर वो ब्रेक करेंगे, ढेला पत्थर हो जाए, कुछ हो जाए। सिमडेगा बस स्टैंड से एक भी यात्री बस नहीं चली। बस चालकों ने कहा कि वो सुरक्षा की दृष्टि से बसों का परिचालन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर यहां से बस निकालेंगे तो रास्ते में बसों पर ढेला पत्थर फेंका जाता है, जिससे बस और यात्री दोनों को परेशानी होती है। बसों के नहीं चलने से यात्री स्टैंड से वापस अपने घर को लौट गए। जमशेदपुर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है और जमकर बारिश हुई। तेज हवा के साथ लौ नगरी में मूसलाधार बारिश हुई तो मौसम सुहाना हो गया। करीब 1 घंटे तक जमकर बारिश हुई। इस बारिश से तापमान में गिरावट तो हुई, लेकिन जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए। जोरदार बारिश तो 1 घंटे में रुक गई, लेकिन थम थम कर बूंदाबांदी काफी देर तक होती रही। बारिश के होने से लोगों को गर्मी की तपिश से राहत मिली है। मौसम विभाग ने पहले ही बारिश और तेज हवा का अलर्ट जारी कर दिया था। मौसम विभाग की माने तो जमशेदपुर समेत पूरे कोल्हान में अगले 24 घंटे तक आकाश में बादल छाए रहेंगे और रुक रुक कर बारिश हो सकती है। मूसलाधार बारिश और तेज हवा से
ग्रामीण क्षेत्र में काफी नुकसान होने की खबर है। फसलों की जबरदस्त बर्बादी हुई है, जिससे किसानों में काफी मायूसी है। किसानों की फसल खराब होने से उनकी मेहनत पर पानी फिर गया है। उन्हें आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ सकता है। मौसम के बदले मिजाज ने गर्मी से राहत तो दी है, लेकिन किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। भागलपुर में हुई बारिश ने शहर में नगर प्रशासन के तमाम दावों को पानी में डुबो दिया है। बारिश की वजह से स्मार्ट सिटी की सड़कों पर पानी भर गया, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। कुछ ही देर की बारिश में पूरा शहर पानी पानी हो गया। नाथनगर थाना में तो बाढ़ जैसे हालात बन गए। जर्जर भवन होने के कारण बारिश का पानी थाना के हाजत, महिला हेल्प डेस्क, बैरक में घुस गया। वहीं गंदे नाले के पानी से थाना परिसर भर गया। कंप्यूटर कक्ष में पानी भर जाने से इलेक्ट्रॉनिक सामान सहित कई डिवाइस खराब हो गए। जरूरी कागजात भी भीग गए। बारिश बंद होने के बाद थानाध्यक्ष महताब खान समेत सभी पुलिसकर्मी थाना परिसर से पानी हटाते नजर आए। बता दें कि नाथनगर थाना का पूरा भवन जर्जर है। हल्की बारिश में भी यहाँ पर पानी का रिसाव होने लगता है। शहर की बात करें तो ड्रेनेज सिस्टम को हर बार दुरुस्त करने का दावा किया जाता है, लेकिन जो हालात है उसे देखकर तो यही लगता है कि शहर में ड्रेनेज सिस्टम नाम की कोई चीज है ही नहीं। बांका में सरकारी अनाज की कालाबाजारी का खुलासा हुआ है। जन वितरण प्रणाली में जो चावल और गेहूं गरीबों को दिया जाना था, उसकी कालाबाजारी का खुलासा प्रशासन ने किया। बांका जिले के पंजवारा थाना क्षेत्र के पंजवारा स्थित एक गोदाम पर छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में चावल और गेहूं जब्त किया गया। टीन का एक गोदाम है और उस गोदाम पे पीडीएस का बहुत सारा माल जो है एकत्रित कर रखा हुआ है, जिसकी सप्लाई करने की सूचना थी और आकर के उस गोदाम पे हमने धावा बोला। बांका एसडीएम के निर्देश पर बाराहाट सीओ और आपूर्ति पदाधिकारी के साथ छापेमारी की गई। जब छापेमारी दल गोदाम पर पहुंची तब एक पिकअप के जरिए अनाज को ले जाने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन तब तक कार्रवाई करते हुए गोदाम को सील कर दिया गया और अनाज को जब्त कर लिया गया। इस कार्रवाई से पीडीएस दुकान संचालकों में हड़कंप मचा है। मुंगेर के तारापुर आरएस कॉलेज में 11 महीने से संविदा कर्मियों को वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। कोई ठोस निर्णय नहीं होने के कारण नियमित भुगतान नहीं हो पाता है। लिहाजा परेशान संविदा कर्मियों ने एक बार फिर प्रभारी प्राचार्य का घेराव कर मांग को रखा, लेकिन आश्वासन भी नहीं मिल पाया कि आखिर कब तक उनके वेतन का भुगतान होगा। अब संविदा कर्मी 3 जून से कलम बंद कर हड़ताल पर जाने को मन बना रहे हैं। हम लोग आरएस कॉलेज में विगत 6 साल से हम लोग कार्यरत हैं। पिछले 11 माह से हम लोगों का विश्वविद्यालय के स्तर से, कॉलेज के स्तर से भुगतान नहीं किया गया। सचिव और अध्यक्ष से 9 तारीख को हम निवेदन पत्र दिए थे कि हम लोगों का 11 माह से वेतन नहीं मिला है, इस पे आप संज्ञान में लेते हुए हम लोग को वेतन दिलाइए। संविदा कर्मी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के संबंधित अधिकारियों तक से गुहार लगाई है, बावजूद इस दिशा में कोई पहल नहीं हो रही है। ये लोग भूखमरी की कगार पर आ गए हैं। गर्मी की शुरुआत होते ही पलामू में पेयजल संकट से लोग जूझने लगे हैं, चाहे ग्रामीण इलाका हो या शहरी क्षेत्र। मेदिनीनगर शहर में कई ऐसे इलाके हैं जहां टैंकर का भी पानी नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसे में शहरी जलापूर्ति नियमित रूप से नहीं होने से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। पानी के लिए डब्बा लेकर इधर उधर भटकते हैं और पिछले कई सालों से यही हालात है। शहरवासी को सेकेंड फेज जलापूर्ति का कई सालों से इंतजार है। 2016 में शिलान्यास के बाद इस पर आज तक काम शुरू नहीं हुआ। सामने में J12 मतलब कि पानी उसी से लेना है। अगर उसको लोग चाहे एक पंप लगा के पानी अभी भी 24 घंटा दे सकता है, कारगर है, इसलिए कोई ढाला हुआ नहीं है। मेदिनीनगर शहर की वर्तमान जलापूर्ति योजना भी पेयजल स्वच्छता विभाग और नगर निगम की लापरवाही की भेंट चढ़ चुका है। वर्षों से कोयल नदी में 2 जैकवेल की सफाई नहीं हो रही है। यही वजह है कि गर्मी के आते ही नदी सूख जाती है। सीवान के मैरवा रेलवे स्टेशन पर कई महत्वपूर्ण ट्रेनों के ठहराव नहीं होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। स्थानीय लोगों को कई किलोमीटर की दूरी तय करके सिवान स्टेशन पहुंचकर महत्वपूर्ण ट्रेन पकड़नी पड़ रही है। पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल के अंतर्गत मैरवा रेलवे स्टेशन आता है। अवध आसाम एक्सप्रेस और लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस का ठहराव यहाँ नहीं है।
कोरोना के बाद से इसका ठहराव बंद कर दिया गया है, जबकि पहले मैरवा स्टेशन पर ट्रेन का स्टॉपेज था। जो ठहराव था उस ठहराव को यहाँ एक साजिश के तहत बंद कर दिया गया। यात्री इसके लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, दूर दराज में जाके ट्रेन पकड़ना पड़ता है। लोगों को ये उम्मीद थी कि कोविड खत्म होने के बाद रेलवे पुनः ट्रेनों का परिचालन शुरू करते हुए मैरवा स्टेशन पर स्टॉपेज कराएगा। रेलवे ने ट्रेन की शुरुआत तो कर दी, लेकिन यहाँ पर ठहराव नहीं हुआ, जिसको लेकर लोगों में नाराजगी है। बता दें कि यहाँ से बिहार और यूपी के लोग बड़ी तादाद में बिहार की यात्रा करने के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए आते हैं। गिरिडीह जिले के लगभग सभी प्रखंडों में मनरेगा में गड़बड़ी की जा रही है। योजनाओं में पदाधिकारियों और बिचौलियों की साठगांठ से अनियमितता बरती जा रही है और फर्जी तरीके से पैसे की भी निकासी कर ली जा रही है। इतना ही नहीं, गड़बड़ झाला इस स्तर तक हो रहा है कि भूस्वामी को पता भी नहीं रहता और उनके जमीन पर मनरेगा योजना के तहत तालाब बन जाते हैं और पैसे की भी निकासी हो जाती है। तालाब योजना को लेकर के ग्रामीणों का शिकायत प्राप्त हुआ है। जांच करने का आदेश प्रखंड विकास पदाधिकारी को दे दिया गया है, फिर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी जैसा रिपोर्ट आता है। दरअसल इस खेल का खुलासा उस वक्त हुआ जब डुमरी प्रखंड के एक जमीन मालिक को पता चला कि उनके नाम से मनरेगा की वेबसाइट पर तालाब का निर्माण हो गया और मजदूरों के पैसे की निकासी भी हो गई। अधिकारी से कार्रवाई का भरोसा मिला है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर बिना सरकार मुलाजिम के शामिल हुए बगैर कैसे इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जा सकता है। इस खुलासे के बाद विभाग के साथ साथ आम लोगों के भी होश उड़े हुए हैं। रामगढ़ के कुजू के दिगवार में श्री श्री 108 रुद्र महायज्ञ को लेकर भव्य कलश यात्रा और शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। करीब 2 किलोमीटर लंबी कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा और शोभा यात्रा के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर जाम की स्थिति बनी रही। आज का जो मनमोहक जल यात्रा का जो रूप दिया गया, एक सभी ग्रामीणों को और अड़ोस पड़ोस जितने भी गांव हैं सभी लोग जो है सो आज में भरपूर प्रयास किए हैं, जो कि आज ये 1008 शिव परिवार से प्राण प्रतिष्ठा महारुद्र यज्ञ का अनुष्ठान ग्राम दिगवार में किया गया है। श्रद्धालुओं ने ऐतिहासिक और प्रसिद्ध टूटी झरना मंदिर के पास स्थित जलाशय से जल भरा और उसे लेकर यज्ञ मंडप तक पहुंचे। इस दौरान कलश यात्रा की भव्यता देखते ही बन रही थी। पूरे विधि विधान के साथ ये भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और कलश को यज्ञ मंडप में प्रवेश कराया गया। भागलपुर में ग्रेजुएट दीदी की पाठशाला की चर्चा इन दिनों खूब हो रही है। ग्रेजुएट दीदी का नाम अनायसा बिहारी है। पाठशाला रोजाना शाम के 4 बजे से 7 बजे तक भागलपुर यूनिवर्सिटी के समीप भूतनाथ मंदिर परिसर में लगती है, जहां स्लम बस्ती के बच्चे पढ़ने आते हैं। सभी बच्चों की घर की आर्थिक स्थिति दयनीय है, जिस कारण से वे स्कूल पढ़ने नहीं जा पाते। एक आंटी थी यहाँ पे, वो बोली ना आपको बहुत दुआ मिलेगा, आप सबको ये मिठाई बांट रही हैं। तो फिर मैं सोची कि अगर एक मिठाई से अगर दुआ मिल सकता है तो क्यों ना इन लोग के लिए कुछ ऐसा करो कि सच में दुआ मिले, मुझे कुछ अच्छा करूँ ताकि इन लोग के लिए भी कुछ अच्छा हो जाए फ्यूचर के लिए। अनायसा मूल रूप से बांका जिले के ककबारा गांव की रहने वाली है। अनायसा भाई के साथ बीते कई सालों से भागलपुर में रह रही है। तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी कर रही है और तकरीबन 1 महीने से स्लम बस्ती के बच्चों को शिक्षित करने में जुटी है। बाढ़ अनुमंडल के बाढ़ प्रखंड के राणा बिघा पंचायत में पॉलिटेक्निक कॉलेज के बनने से लोगों में खुशी की लहर है। करीब 7.2 एकड़ में बनने वाले पॉलिटेक्निक कॉलेज के निर्माण में लगभग 55 करोड़ की राशि खर्च होनी है। हालांकि जमीन अधिग्रहण के बाद मुआवजा मिलने में देरी होने के कारण कॉलेज निर्माण का काम देरी से शुरू हुआ। 2024 के लास्ट तक जो है ये बन जाएगा और ये 55 करोड़ अप्रॉक्स का लागत से जो है ये इसका निर्माण हो रहा है। इसमें क्या-क्या बन रहा है? इसमें जो है एक एकेडमिक ब्लॉक है, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल है, प्रिंसिपल क्वार्टर है, इलेक्ट्रिकल और सपोर्टिंग स्टाफ बिल्डिंग है। 14 महीने में पॉलिटेक्निक कॉलेज के निर्माण कार्य को पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। ये पॉलिटेक्निक कॉलेज हर आधुनिक सुविधा से लैस होगा। बाढ़ के लोगों में खुशी है कि कॉलेज से पढ़ने के बाद बाढ़ एनटीपीसी में नौकरी लगने की संभावना रहेगी। कॉलेज के साथ साथ इसमें बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल भी रहेगा। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले सेशन में इस कॉलेज में पढ़ाई शुरू हो जाएगी।
कटिहार के सुदूर इलाके में आज भी लोग नंदी महाराज के नाम पर दान देने में आस्था रखते हैं। जब नंदी महाराज के साथ लोगों के द्वार तक पहुंचते हैं तो लोग अनाज के साथ साथ नकदी भी दान में देते हैं। कटिहार हसनगंज प्रखंड के लोग कहते हैं कि वर्षों से वे लोग ये परंपरा देखते आ रहे हैं। हालांकि अब आधुनिक होते ग्रामीण माहौल में नंदी पालक कम ही आते हैं। हम लोग तो देख रहे हैं कि बचपन से ही जो है नंदी महाराज को लेके आते हैं, और हम लोग जो सनातनी में हैं कि शिव जी का वाहन है, इसलिए घर से इसको अनाज खिलाना है और अनाज कुछ देना भी है इनको, इन्हीं से इन लोगों का भरण पोषण भी होता है। पूर्णिया से नंदी पालक नंदी महाराज के साथ आते हैं और लोग आस्था के साथ दान देते हैं, जबकि बैल को नंदी महाराज मानते हुए अच्छे से पालन पोषण करने वालों को नंदी पालक कहते हैं। यह सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि पारंपरिक रूप से उन लोगों के वंशज की ओर से चले आ रहे आस्था का भी एक विषय है। सिवान में एक घर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब घर में एक विशाल कोबरा को लोगों ने देखा। घर के सदस्यों के होश उड़ गए। सिवान जिले के रघुनाथपुर प्रखंड के घबीरार गांव में कोबरा होने की खबर मिलने पर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। आनन फानन में लोगों ने रेस्क्यू टीम को सूचना दी। इसके बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। कोबरा को काबू करने की जोर आजमाइश होने लगी। कभी कोबरा फन मारे तो कभी चुपचाप बैठ जाए, फिर कभी फन मारे तो कभी चहलकदमी करने लगे। कभी रेस्क्यू करने वाले के पैर में फन मारे तो कभी लकड़ी के अंदर घुस जाए। लेकिन आखिर में रेस्क्यू टीम में शामिल सदस्य ने उसे पकड़कर खुलेआम जमीन पर लाने में कामयाबी हासिल की। यहाँ पर भी पकड़ने में टीम के सदस्य को पसीने छूट गए, लेकिन अंत में कोबरा को एक प्लास्टिक के डिब्बे में बंद करने में सफलता मिल गयी। ग्रामीणों के मुताबिक रामदेव यादव के घर में लकड़ियां रखी हुई थी। उसी लकड़ी की तह में कोबरा छिपा हुआ था। घर वालों को उस समय सांप होने की जानकारी लगी जब सांप फुफकार रहा था। गया जिले में अलग अलग प्रखंडों में तिल की खेती करीब 600 एकड़ में हो रही है। नक्सल क्षेत्र में जाकर डीएम डॉक्टर त्यागराजन ने तिल की खेती का जायजा लिया। तिल की खेती को बढ़ावा देने और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम खुद किसानों के खेतों में पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने गुरारू प्रखंड के देवकली और पहला बारी गांव के किसानों के खेत में लगी गर्मा तिल की खेती का जायजा लिया। खेत में डीएम पूरी तरह से किसान के अवतार में थे। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। लगभग अभी तक 100 के ऊपर किसान इसको कर रहे हैं और 1 एकड़ में 5 क्विंटल तक इनको उत्पादन होता है। जो 1 क्विंटल जो है लगभग 10,000 रुपये को बिकता मार्केट में, जैसे मुझे बताया गया। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा किसान खेती से जुड़ें और उन्हें हर संभव मदद पहुंचाया जाए। 1 एकड़ तिल की खेती में लगभग 5 क्विंटल उपज होती है, जो कि प्रति किलोग्राम 150 रुपए के हिसाब से बिकती है। धनबाद के झरिया में एक कुत्ते का उसके पालकों ने जन्मदिन मनाया। जन्मदिन पर बकायदा 50 लोगों को आमंत्रित किया गया था। एक आकर्षक केक भी मंगाया गया था। उसे कुत्ते के साथ परिवार के सदस्यों ने काटा। झरिया कोयरी बांध टीना गोदाम के पास रहने वाली नंदनी साहू ने अपने 2 साल के पालतू कुत्ते के जन्मदिन की तैयारी की थी। हम लोग जब घर में लेके आए थे, मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा ही हमारे घर में सैड रहते थे सब लोग। तो जब से ये आई है तब से ना खुशहाल हमारे घर में सब लोग हैप्पी रहते हैं और ये हमारे छोटे बच्चे की तरह है। इस मौके पर लाइट और म्यूजिक का भी इंतजाम था। घर को बेहतर तरीके से सजाया गया था। सभी लोगों ने कुत्ते के साथ तस्वीर खिंचवाई। इस पशु प्रेम की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। नंदनी के मुताबिक जब से इस कुत्ते को वो घर में लाई है, घर में सब कुछ अच्छा हो रहा है। ये कुत्ता इस परिवार के लिए प्रेम लेकर आया है, इसलिए इस पर इतना प्यार बरस रहा है। रामगढ़ में मांडू प्रखंड के बरमसिया का नागेश्वर आज आम की खेती से प्रतिवर्ष लाखों रुपए की कमाई कर रहा है। आम की खेती से नागेश्वर बच्चों की पढ़ाई लिखाई और घर के खर्च चलाने समेत 10 से अधिक लोगों को आम के बागान में रोजगार भी दे रखा है। नागेश्वर महतो ने मास्टर डिग्री तक की पढ़ाई की है, लेकिन जब काफी कोशिश के बाद भी नौकरी नहीं मिली तो उसने विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर गाँव में ही 5 एकड़ बंजर भूमि पर टपक विधि से आम की खेती शुरू की और सफलता की ओर कदम बढ़ा दिया। 2020 से आम का खेती कर रहे हैं। उसमें 10 लोग इसमें काम करते हैं और लगभग हर एक साल 4 से 5 लाख का इनकम होती है।
नागेश्वर के बागीचे में आम्रपाली, मालदा, लंगड़ा, दशहरी, तोता समेत कई नस्ल के आम हैं। नागेश्वर के बागीचे में आम काफी मीठे और स्वादिष्ट हैं। व्यापारी सीधे खेत से आकर आम ले जाते हैं। रामगढ़ और रांची के बाजारों में इनके आम की खूब डिमांड है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा में लीची शो 2023 का आयोजन किया गया। प्रगतिशील लीची उत्पादकों और अनुसंधानकर्ता विद्वानों को उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ आधिकारिक रूप से आयोजित किया जाने वाला ये पहला लीची शो है। इसमें विकसित विभिन्न तकनीकों का प्रदर्शन किया गया, साथ ही विभिन्न महत्वपूर्ण किस्मों की लीची फलों का प्रदर्शन किया गया। इस महोत्सव से ये संदेश पूरे विश्व को हम देना चाहते हैं कि जो हमारी लीची है ये क्वालिटी में बहुत सर्वोपरि है। इस लीची शो में एक विशिष्ट तकनीक सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें लीची के विभिन्न पहलुओं पर काम करने वाले प्रतिष्ठित और वरिष्ठ शोधकर्ताओं के व्याख्यान हुए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय विद्यापति भवन सभागार में आयोजित लीची शो में मुख्य रूप से आकर्षण का केंद्र लीची पर फोटो गैलरी और लीची पर क्राफ्ट मेकिंग रहा। भागलपुर में नवगछिया के एक युवक ने रेत पर भगवान हनुमान की आकर्षक आकृति बनाई है। नवगछिया भवानीपुर निवासी कुमोद कुमार ने बालू पर हनुमान जी की मूर्ति बनाकर सबको हैरान कर दिया। सड़क किनारे बनाई गई राम भक्त हनुमान की आकृति देखने के लिए लोगों का जमावड़ा लग गया। मकनपुर चौक से नवगछिया बाजार जाने वाले लोग कुछ देर रुककर कलाकृति को देखते हुए प्रणाम कर चढ़ावा भी चढ़ाते नजर आए। कुमोद के पिता प्रकाश दास अस्वस्थ रहते हैं। आर्थिक तंगी के कारण कुमोद कुमार 7वीं वर्ग तक ही पढ़ाई कर सका। कुमोद मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। कुमोद ने बताया कि पहले पेपर पर भगवान की तस्वीर बनाता था, धीरे धीरे कोसी नदी के किनारे रेत पर आकृति बनाने लगा। कुमोद कहता है, जहाँ भी बालू का काम होता है वहाँ आकृति बना लेता हूँ।